सबसे बड़ा नेता माने जाने वाला देवजी भी अब हथियार डाल चुका है। देवजी ने 4 अन्य बड़े नक्सलियों के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं और इससे सबसे बड़े जो सरेंडर हैं इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बसव राजू के एनकाउंटर के बाद ऐसा माना जा रहा था कि देवजी को ही संगठन की कमान मिली है, लेकिन देवजी ने सरेंडर के बाद संगठन को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जिसने नक्सल संगठन की असलियत सबके सामने लाकर रख दिया है। आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों का टॉप कमांडर और संगठन का अहम रणनीतिकार थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तेलंगाना डीजीपी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। देवजी के साथ सीसीएम संग्राम, एससीएम दामोदर, एससीएम नरसिम्हा रेड्डी ने भी हथियार डाल दिए। देवजी और संग्राम छत्तीसगढ़ में मोस्ट वांटेड हैं। देवजी पर 1.5 करोड़ और संग्राम पर 1 करोड़ का इनाम घोषित है। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद ही देवजी को नक्सल संगठन का महासचिव बनाया गया था, लेकिन अब नक्सलियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। There are 11 cadres still remaining underground who are natives of Telangana, and that includes Ganapati also, Muppala Lakshman Rao alias Ganapati also, and apart from Lakshman Rao, the remaining 10 among the remaining 10, only 1 or 2 are active cadres. The rest are all not very active. We have started a soft policy, soft operations, not the hard operations. The soft operations are giving us better results. You have seen even the CC members, state committee members are coming in big numbers to surrender. आइए अब आपको बताते हैं देवजी आखिर कौन है, क्यों देवजी के सरेंडर को नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। देवजी का पूरा नाम थिप्परी तिरुपति है। संगठन में देवजी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि देवजी का जन्म तेलंगाना के करीमनगर में हुआ था। पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथी छात्र संघ आरएसयू से जुड़ा। 1983 में सीपीआई एमएल पीडब्ल्यूडी में शामिल हुआ। ऐसा भी दावा किया जाता है कि बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद देवजी को ही नक्सल संगठन का महासचिव बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में इसका काफी प्रभाव था। देवजी पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। देवजी को सबसे खतरनाक नक्सलियों में से एक माना जा सकता है, क्योंकि ये कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। 6 अप्रैल 2010 छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में जवानों पर हमला हुआ था। इस हमले में सुरक्षा बलों के 76 जवान शहीद हुए थे। 15 मार्च 2007 बीजापुर के रानी बोदला के सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सलियों ने हमला बोला था। इस हमले में सुरक्षा बलों के 55 जवान शहीद हुए थे। देवजी पर बस्तर में अलग अलग हमलों में 131 से ज्यादा जवानों की हत्या में शामिल होने का आरोप है। देवजी के बाद रमन्ना और बेसरा के सरेंडर या एनकाउंटर से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बस्तर आईजी पी सुंदरराज के मुताबिक अब दंडकारण्य में सिर्फ 120 नक्सली ही बचे हैं। आज ये सीपी मोदी संगठन का पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी, माननीय जो सेंट्रल कमेटी मेंबर मुरली और अनेक कैडर्स का पुनर्वास होने के पश्चात अभी मोदी संगठन के पास बहुत कम संख्या में जो आर्म्ड रेगुलर कैडर्स बचा है। यदि दंडकारण्य इलाका का बात करेंगे मुश्किल से 100-125 के आसपास ही संख्या शेष रह गई है। बार बार हम इस अपील को भी दोहराते हैं, उनके पास भी एक ही विकल्प है। वर्तमान के परिस्थिति में हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा, बेहतर होगा। नहीं तो लगातार अभियान जारी है, उसका कार्रवाई उनको कहीं न कहीं सामना करना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि नक्सलियों का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी एमएमसी जोन पूरी तरह से खत्म हो गया है। उत्तर बस्तर और मार्ड डिवीजन से भी नक्सलियों का लगभग सफाया हो गया है। ऐसे में जो नक्सली अभी बचे हैं वो टुकड़ों में यहाँ वहाँ छिपे हुए हैं। उम्मीद है कि वो भी जल्द ही सरेंडर कर देंगे। एनडीटीवी के लिए बस्तर से विकास तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सबसे बड़ा सरेंडर हो चुका है, लेकिन अब 35 दिन का समय बचा हुआ है और अब 35 दिन में जो आखिरी
कील ठोकनी बाकी है, उसके लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। MP नैथेनियल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व IGP CRPF में हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है आपका NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर PK मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ADG हमारे साथ, BSF के जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर PK मिश्रा जी NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। MP नैथेनियल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, क्योंकि एक बड़ा सरेंडर हुआ, लंबे समय से इंतजार था, देवजी का चर्चा थी उसके नाम की काफी ज्यादा, लेकिन अब उसके बाद एक और चुनौती है। महज अब 35 दिन का समय बचा हुआ है और अभी भी बहुत से नक्सली हैं जो ना ही सरेंडर करने को तैयार हैं, ना ही वो अपनी गतिविधियों को छोड़ने को तैयार है और ना ही वो सामने आ रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जितने भी अभी भी छुपे हुए हैं ये सरेंडर करना चाहते हैं और ये स्टडी कर रहे हैं कि किस जगह इनको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, कई लोग जो छत्तीसगढ़ के हैं जाके दूसरे प्रांतों में सरेंडर कर रहे हैं। इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने तो अपना डिक्लेयर कर दिया है कि हम केवल उन्हीं को लेंगे सरेंडर के लिए जो कि हमारे स्टेट के हों या हमारे स्टेट के अंदर काफी सालों से ऑपरेट कर रहे हों। बाकियों को वो मना कर रहे हैं कि यहाँ पे सरेंडर पॉलिसी उनके लिए लागू नहीं होगा। तो ये जो नक्सलवादी हैं ये स्टडी कर रहे हैं कि किस स्टेट में उनको कितना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में 50,000 रुपए उनको सरेंडर करते ही मिल रहा है, प्लस उनको मकान मिल रहा है, उसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो ये देखते हुए वो देख रहे हैं कि कहाँ एक लड़की तो वहाँ पे जाके हॉक्स बटालियन में मध्य प्रदेश में, जो कि बालाघाट में है, वहाँ पे जाके सरेंडर किया क्योंकि उसको लगा कि वहाँ पर उसको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि वहाँ पर शादी के लिए भी अलग से पैसे मिलेंगे, मकान बनने के लिए भी कई लाखों रुपए मिल रहे हैं। तो इस तरीके के मुझे लगता है कि कई माओवादी अभी भी इसी चक्कर में है कि कहाँ पे हमें ज़्यादा फायदा होगा और उस हिसाब से हो सकता है अगले कुछ दिनों में ज़्यादा तादाद में आके ये सरेंडर कर देंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सरकार की योजना पर नजर बनी हुई है कि आखिर सरेंडर करने के बाद कहाँ सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। डॉक्टर PK मिश्रा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। फायदा तो यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन अब उन्हें ये चीज बताया कैसे जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए कि अगर जितनी जल्दी सरेंडर करेंगे उतना ज्यादा उनके लिए लाभ होगा, वरना बाद में काफी ज्यादा घातक उनके लिए हो सकता है। क्या स्ट्रेटेजी अब अपनाई जा सकती है? स्ट्रैटेजी यही है कि जैसे आपने देखे, पहला हुआ वेणुगोपाल का सरेंडर, कराईगुटा हिल ऑपरेशन के बाद वेणुगोपाल का सरेंडर हुआ। वेणुगोपाल जब सरेंडर किया गढ़चिरौली में, उसके बाद इमीडिएटली हिडमा मारा गया और बासवा राजू भी मारा गया। तो उसमें बहुत असर पड़ा। उसमें जो फर्स्ट बटालियन PLGO उसका बहुत नुकसान हो गया। उसके बाद आप देखिए, देवजी ने बहुत कोशिश किया था कि वो किसी भी हालत में वो यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकल करके वो तेलंगाना चले जाए, और उसको काफी ट्रैक कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लेकिन आखिर वो नहीं बच सका, उसको सरेंडर करना ही पड़ा। और उसके साथ साथ उसने संग्राम और जगन और 4 बड़े बड़े नेता जो है उनका नक्सलाइट्स का, वो सरेंडर किए। लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है सिक्योरिटी फोर्सेस का, पर्टिकुलरली तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनका जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, इसका बड़ा असर पड़ रहा है। और कराईगुटा जो पार्ट 2, ये भी ऑपरेशन शुरू हो गया है। पूरा कराईगुटा हिल जो है और दंडकारण्य है, आबूसमार है, सरंडा है, इसके अंदर में हमारा काफी बेसेस जो है, ऑपरेशनल बेसेस जो है वो खुल चुके हैं। अब बेस्ट पार्ट ऑफ इट, जो इंटेलिजेंस आ रहा है, फील्ड इंटेलिजेंस उनके पास आ रहा है, और उनका जो वेपन्स है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जहां पर लगाते हैं, वेपन जहां पर छिपा करके रखे हुए, इस सब कुछ इंफॉर्मेशन अभी आ रहा है और उसको निकाला जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है हमारा 35 दिन और रह गया, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, जो प्रेशर टैक्टिक्स सिक्योरिटी फोर्सेस ने बना करके रखे हैं,
मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, अभी और 15 से 20 नक्सलाइट्स अभी रेडी हैं जो छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने जा रहे हैं, और उन्होंने ऑलरेडी चेक कर रहे हैं किस डेट में और कहां सरेंडर करेंगे छत्तीसगढ़ में, और वो कंटैक्ट में है, सरेंडर करना चाहते हैं और बहुत जल्दी सरेंडर करेंगे, क्योंकि ये जो देवजी के सरेंडर के बाद मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा सरेंडर अभी होने जा रहा है। तो इसका मतलब है जो छिपे हुए छोटे छोटे, आप देखिए गणपति रह गया, पापा राव रह गया, गणेश उइके तो मारा गया, मलकानगिरी उड़ीसा में मारा गया, और गजराज रह गया, अशोक रह गया, नर्मदा रह गया, ये जो है 5-7 छोटे छोटे लीडर रह गए, और तकरीबन 100 से 110 नक्सलाइट्स और रह गए जो छोटे कैडर के हैं। बिल्कुल। और उनको वो बिल्कुल सफाया हो जाएगा, क्योंकि वो ऑपरेशन लीड नहीं कर सकते। ऑपरेशन लीड करने के लिए उनको ट्रेनिंग एरिया चाहिए, उनको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के लिए उनको एक्सप्लोसिव चाहिए, उनको वेपन्स चाहिए, और इनका वेपन्स काफी मात्रा में ऑलरेडी सरेंडर हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले चुके हैं, और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जा नहीं सकते। जिस तरीके से देवजी क्रॉस कर रहा था, हिडमा क्रॉस कर रहा था, उसमें हिडमा का क्या हुआ, ही वांटेड टू गेट आउट फ्रॉम छत्तीसगढ़, लेकिन हो नहीं सका, और इसलिए उनके पास कोई कहीं पर भी सेफ पोजीशन नहीं है जहां पर वो अपने आप को छिपा करके रख सकते हैं। उनको सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो गणपति पापाराव तो अगर सरेंडर नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऑपरेशनल कमांडर नहीं रहे, आइदर वो सरेंडर करें और वह माडवी हिडमा के पास जाएंगे ऊपर को, ये बड़ा स्वतः सिद्ध है। और ये मैं बताना चाहता हूं कि एक 35 दिन रह गया, लेकिन ये 35 दिन में जिस तरीके से प्रेशर चल रहा है सभी स्टेट के सिक्योरिटी फोर्सेस का, इसका प्रभाव पड़ेगा, और काफी जगह जो है, काफी डिस्ट्रिक्ट नक्सल मुक्त हो चुके हैं, और तीन डिस्ट्रिक्ट रह गया है हमारा छत्तीसगढ़ का, उसमें जो है प्रेशर टैक्टिक्स बना हुआ है, और फोर्सेस बहुत ज्यादा बिल्कुल प्रेशर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब कुछ जो नक्सली बचे हुए हैं उनके लिए खासतौर पर अब जो सुरक्षा बल की टीम है और भी ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। सवाल लगातार मेरे जारी रहेंगे, लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आखिर अब देवजी के सरेंडर के बाद कौन कौन से नक्सली हैं जिन पर नजर है। तो देवजी के सरेंडर को नक्सल संगठन पर सबसे बड़ा आघात माना जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बड़े नक्सली हैं जिन पर अगले 35 दिनों में एक्शन करने की प्लानिंग सुरक्षा बल जरूर कर रहे होंगे। कौन कौन से वो नक्सली हैं आपको बता देते हैं डिटेल ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला नाम इसमें है गणपति। तो देखिए, गणपति संगठन का सबसे बड़ा प्लानर है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है मिशिर बेसरा, जो कि ईआरसी का प्लानर है। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य नाम है वो है पापाराव, बड़ा नक्सल कमांडर है। तो ये 3 नक्सली हैं जिन पर अब काफी ज्यादा पैनी नजर बनी हुई है सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से। लगातार इन्हीं की खोज की जा रही है। और नथानियल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये 3 जो नाम है, अब इनके लिए क्या कुछ खास ऐसे सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजी हो सकती है, सुरक्षा बलों की तरफ से स्ट्रेटेजी हो सकती है, या फिर ये माना जाए कि देवजी के बाद अब ये अपने आप ही संपर्क करेंगे और खुद ही सरेंडर करने के लिए ये राजी हो जाएंगे? जहां तक मैंने खबर सुना है, गणपति तो शायद अपने देश से बाहर निकल गया है, ये कहीं खबर मैंने सुना है। और वैसे भी उसकी उम्र जो है 76 साल से ऊपर है, तो वो ज्यादा किसी भी चीज में अब कामयाब नहीं हो सकते, और उनको सरेंडर करने के अलावा कोई और जरिया नहीं रहा। और बाकी जो 2 हैं, ये मिसिर बेसरा और पापाराव, ये भी बहुत जल्द मारे जाएंगे, क्योंकि मिसिर बेसरा का ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ये सरंडा फॉरेस्ट के आसपास कहीं घूम रहा है, और वहां पर जोनों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन वहां जोरों से लगी हुई है, और कुछ ही दिनों में हो सकता है हमें खबर मिले कि या तो ये सरेंडर कर दिया होगा या ये कहीं ना कहीं मारा जाएगा। और दूसरा पापाराव है, इसके बारे में भी इंटेलिजेंस गैदर किए जा रहे हैं, और हो सकता है ये भी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं या तो खुद सरेंडर कर देगा, ये मारा जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक चीज और मैं आपसे जोड़ना चाहती हूँ सवालों में, क्योंकि गणपति का जैसा कि जिक्र किया जा रहा था, तो तेलंगाना के डीसीपी की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई कि ये जंगलों के एरिया से होते हुए रिहायशी इलाकों में आ चुका है गणपति। तो कहीं ना कहीं ये एक रिस्क फैक्टर भी बन सकता है। आखिर इसे अब देखा जाए तो कितने बड़े रिस्क फैक्टर है, चिंताजनक है, या फिर आने वाले समय में वो भी सरेंडर कर देगा?
नहीं, सरेंडर करने का तो उनके लिए और कोई इसके अलावा चारा नहीं है, सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन यह है कि जितना जल्दी वो करे, या हो सकता है वो गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल, लेकिन अब ताकि सुरक्षा वो- बलों के लिए कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति बन गई है ना कि कितनी जल्दी खोजना है, कैसे खोजा जाए। नहीं, इंटेलिजेंस तो काफी रोबस्ट है अपना, और बहुत जल्दी ये कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, ये सरेंडर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो सकता सिवाय सरेंडर के। और ये लीडरशिप भी नहीं दे सकते। पहले जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से बसवराजू को हैंड ओवर करना पड़ा। बिल्कुल, तो तो कहीं ना अब ये कहीं है कि इनको सरेंडर का ही एक रास्ता रह गया, और कुछ ये कर नहीं सकते। और अगर ये रिहायशी रेजिडेंशियल एरिया वगैरह में रह रहे हैं, तो इंटेलिजेंस और जल्दी मिल सकता है और ये पकड़े जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये एक चुनौती नहीं बल्कि और भी ज्यादा आसान हो गया है अगर वो रिहायशी इलाकों में पहुंच गया, ऐसा माना जा सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। डॉक्टर पीके मिश्रा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से लगातार ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ, अगर हम पहले के आंकड़े देखें साल 2014 से पहले तो काफ़ी ज़्यादा नक्सली सक्रिय थे, लेकिन 14 के बाद फिर 2024 तक जो घटनाएं थी नक्सलियों की वो होती ज़रूर रही, काबू में करने की कोशिश की गई। लेकिन ठीक अगर हम 2025 की बात करें तो ताबड़तोड़ एक्शन, सुरक्षा बलों की भूमिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमुख मानी गई है। तो इतना बदलाव साल 2025 में क्यों देखने को मिला, कैसे देखने को मिला, ऐसी खास क्या स्ट्रैटेजी रही जो इतना सफल हो सकी? बिल्कुल, 2025 जो है ये नक्सल के लिए बहुत घातक साबित हुआ, क्योंकि 2025 में जो है इसके पहले भी काफी ऑपरेशन हुआ था। नेगेटिव ऑपरेशन हुआ था, पॉजिटिव ऑपरेशन हुआ था, और काफी हमारा जवान भी शहादत दिए हैं इसके ऊपर। लेकिन जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस और मैक, पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस शेयरिंग फील्ड कमांडर के साथ, जो एक्चुअली फील्ड में जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हुआ, टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, रोड कम्युनिकेशन इंटीरियर एरियाज में किया गया। उसके साथ साथ हमारा जो है फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस जो है वो दंडकारण्य, अबुस्पार और सरंडा इस एरिया में बनाया गया। और वहां पर जो है अनदर थिंग इज, हमारा जो ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉयमेंट के लिए जाते थे, वहां पर ऑपरेशन के लिए जाते थे, दे वर ट्रेन्ड इन सिमिलर टेरेन में, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। हमारा कोबरा देखो, सीआरपीएफ देखो, हमारा डीआरजी देखो, छत्तीसगढ़ पुलिस देखो, ये आईआरबी देखो, ये जितने हैं उन्होंने उस एरिया में ट्रेनिंग दिया गया। और दूसरा है, पहले हमारा जो इन्फॉर्मर्स थे वो लोग मार देते थे, और पर्टिकुलरली हमारे जो ट्राइबल इन्फॉर्मर्स थे। अब जो है जितने इन्फॉर्मर्स हैं वो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई भी बिल्कुल नक्सलाइट्स को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। और जिस तरीके से टेक्निकल अपग्रेडेशन ऑफ ऑपरेशन हुआ, ये आप देख सकते हैं इसको, जब कराईगुड़ा हिल ऑपरेशन हुआ था, आप देखिए उसमें अपग्रेडेशन भी कहीं ना कहीं एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से सफलता मिलती हुई नजर आई है। सर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि 2025 में नक्सलियों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है, तो ऐसे में मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे नक्सली हैं जिन्हें 2025 में जिनका खात्मा किया गया है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं वो कौन से टॉप नक्सली कमांडर है जो पिछले साल मारे गए हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, सबसे पहला नाम है इसमें माडवी हिडमा, वो नक्सली जिसे बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली माना जाता था, और एनकाउंटर के कुछ दिनों पहले ही हिडमा को सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी बनाया गया था। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है, दूसरा नाम है बसवा राजू, नक्सली संगठन का महासचिव, जिसे संगठन की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद देवजी को संगठन ने महासचिव बनाया था। तीसरा जो नाम है वो है जयराम उर्फ चलपति नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। और इसके बाद चौथा नाम है नक्सली सुधाकर का, यह नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। इस पर कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल होने का आरोप भी था। पांचवा नाम है नक्सली भास्कर राव का, यह छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के मोस्ट वांटेड नक्सलियों में से एक था। इसके बाद छठा नाम आता है नक्सली रेणुका का। रेणुका दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी। रेणुका 5 राज्यों में वांटेड नक्सली थी और वो नक्सलियों की पत्रिका की संपादक भी थी।
इसके बाद 7वां नाम नक्सली गर्जला रवि का है। गर्जला ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ही एक्टिव था और वैसे तो गजराला के सिर पर कई सारे आरोप थे, लेकिन सबसे बड़ा आरोप था 10 फरवरी 2012 को बीएसएफ की टीम पर हमले का। तो ये प्रमुख नाम है जिनको इस 2025 में किसी खात्मा हुआ है और इसमें एक बड़ी सफलता सुरक्षा कर्मियों को मिली है। अब हम जानेंगे कि नक्सली हिंसा में गिरावट कितनी आई है। तो अब कई लोग सवाल करते हैं कि तय डेडलाइन तक नक्सलवाद खत्म होगा या नहीं, लेकिन अब जो आंकड़े हम आपको बताएंगे उसके जवाब इन आंकड़ों में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात नक्सली हिंसा की करते हैं। तो देखिए, साल 2004 से 2014 तक देश भर में जो नक्सली हिंसा रहे हैं वो 16,466 मामले सामने आए थे और ऐसे में 2014 से 2024 तक के जो आंकड़े हैं वो घटकर 7,744 हो गए। यानी कि 10 साल में नक्सली हिंसा में 53% की गिरावट आई है। तो वहीं अब जवानों की अगर शहादत की बात की जाए तो जवानों की शहादत साल 2004 से 2014 तक 1,851 जवानों की शहादत हुई है और 2014 से 2024 तक 509 बहादुर जवान शहीद हुए हैं, यानी कि 73% की कमी यहां पर भी आई है। और अगर हम बात करें नक्सली हिंसा में आम लोगों की मौत की तो 2004 से 2014 तक 4,766 आम लोगों ने नक्सली हिंसा में अपनी जान गंवाई है। इसके बाद अगर हम बात करें 2014 से 2024 तक तो 1,495 लोगों ने नक्सली हिंसा में अपनी जान गंवाई, यानी कि 70% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि नक्सली जो गतिविधियां हैं, जो डेडलाइन दी गई है वो तय समय पर खत्म नहीं हो पाएगी, ये एक संशय बना हुआ है। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो कहीं ना कहीं गिरावट जो देखने को मिली है वो काफी ज्यादा परसेंटेज दिखाते हैं और इसी से ये माना जा रहा है कि अब नक्सली गतिविधि जो है 31 मार्च 2026 डेडलाइन तय की गई है उसके अनुसार खत्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक सवाल यहां पर विपक्ष की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है। नथानियल जी, आपसे मेरा यह सवाल है, जो विपक्ष भी बार बार उठाता है और आम लोगों के अंदर ये बार बार आता है कि जब नक्सलियों का खात्मा पूरा हो जाएगा तो आखिर क्या ऐसी ट्रिक अपनाई जाएगी कि ये डेटा निकाला जा सके कि अब सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या तो वो खत्म हो चुके हैं और अब वो जगह पूरी तरह से सेफ है। दूसरा कि अब वो दोबारा जो दंश रहा है वो दोबारा नहीं पनपेगा। इसमें यह है कि जो सरेंडर कर रहे हैं इन लोगों को रिहैबिलिटेट करना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी जोर भी दे रही है। खासकर छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो उन लोगों को ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके अलावा उन्हें काम भी दिया जा रहा है। एक कैफे वगैरह खोले गए हैं जहाँ पे इन लोगों को सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कैफे वगैरह चलाना है और कई लोग चला रहे हैं वहाँ पे अभी। उसके अलावा स्किल ट्रेनिंग और मकाने भी दी जा रहे हैं, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं ये भी जब देखेंगे कि इन लोगों को सही तरीके से रिहैबिलिटेट किया जा रहा है तो अवश्य वो भी बाहर आएंगे कि ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएं और एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिता सकें अपने बीवी बच्चों के साथ। और वैसे जब तक ये जंगलों में थे इन लोगों को वहां पे शादी तो परमिटेड था लेकिन बच्चे नहीं कर सकते थे। अब ये जो है बाहर आके फैमिली प्लानिंग वगैरह दोबारा इनका किया जा रहा है और फैमिली इनका एस्टैब्लिश किया जा रहा है ताकि ये नॉर्मल फैमिली लाइफ अब लीड करें। इसको देखते हुए ज़्यादा अभी यही संभावना है कि ज़्यादा अभी और आएंगे और सरेंडर कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और तेलंगाना वगैरह में भी जैसे कि अभी सरेंडर किया है कईयों ने। बिल्कुल। लेकिन एक ये भी बड़ा सवाल मेरा इसमें जोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि जो लोग पुराने थे उनको तो रिहैब में रखा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरह से उन्हें ठीक कर दिया जा सके, लेकिन क्या नए लोग अब इसमें नहीं जुड़ सकते हैं या फिर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई, जो छुटपुट अभी भी बचे हुए हैं वो उन्हें जोड़ने की कोशिश करें? नहीं, उसमें तकरीबन वो असंभव है क्योंकि एक तो इन लोगों के पास कोई जगह नहीं है जहां पर कि ये कंसंट्रेट कर सके। बिल्कुल। पहले तो अबुझमाड़ में था, कारेकोटा हिल्स वगैरह में इन लोगों का गढ़ बना हुआ था। अब ये लोग सब बिखरे हुए हैं, 4-4, 5-5 के टोलियों में घूम रहे हैं। तो इनके पास और रिक्रूटमेंट भी तकरीबन खत्म है। वो रिक्रूटमेंट कर नहीं सकते क्योंकि
वो विलेजर्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे अभी। और क्योंकि विलेजर्स से बिल्कुल कट ऑफ है तो रिक्रूटमेंट सिस्टम बंद है, और उसके वजह से, और उनको ये भी मालूम है कि ऑपरेशन जोरों से चलाया जा रहा है और इनके मारे जाने की ज्यादा संभावना भी है। और इसके अलावा फोर्सेस अब परमानेंट बेसिस पे वहां पे रहेंगी, तो ये अपने तरीके से दोबारा रिक्रूटमेंट कहीं पे भी नहीं कर पाएंगे और ना ही इनका आइडियोलॉजी वहां पर चला सकते हैं। गवर्नमेंट भी दिशा में काफी कार्रवाई कर रही है ताकि इनको डी रेडिकलाइज करें और इनको जो पहले रेडिकलाइज किया गया उनको नॉर्मल मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो कहीं ना तो कहीं ये जिस है तरह कि से जी जी सर जी, तो ये है कि बिल्कुल कोई नए आदमी इनके साथ जुड़ जाए वो बिल्कुल संभावना है नहीं, क्योंकि इनके पास कोई जगह नहीं है जहां पर ये इकट्ठे हो भी सके। बिल्कुल, ये इसीलिए कहा जा रहा है कि तो नक्सलियों की कमर यहाँ पर टूटती हुई दिखाई दी है। एक तो जितने जो लीडर रहे हैं, जो बड़े नक्सली हैं, उनका खात्मा हुआ है, या तो फिर उन्होंने खुद सरेंडर कर लिया है। और इसके अलावा अब सुरक्षा बलों की टीम उस जगह भी पहुंच रही है जहां कभी नक्सलियों के पूरी तरह से उन्हीं का जमावड़ा हुआ करता था। बहरहाल बहुत शुक्रिया नथानियल जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीके मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे खास कार्यक्रम में आपने समय दिया। लेकिन देखिए, जिस तरह से नक्सलियों को लेकर गतिविधियां चलती रही, सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, उससे आज के समय में काफी ज्यादा बदलाव तो देखने को मिल रहा है। अब आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं कि 2025 में छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन कौन कौन से हुए हैं, क्योंकि सबसे अहम साल 2025 ही रहा है। तो 2004 से 2024 तक के जो आंकड़े हैं वो आपको मैं दिखा चुकी हूं, और अब आपको साल 2025 के आंकड़े हम बता देते हैं। साल 2025 एक साल बीते 20 सालों पर भारी पड़ गया है। तो देखिए, साल 2025 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 99 मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 256 नक्सलियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने 884 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, तो वहीं सुरक्षा बलों के खौफ से 1562 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई। तो ये तमाम जानकारियां हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, कहीं ना कहीं उससे ये जरूर साफ होता है कि नक्सलियों की कमर टूट गई है। बहरहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना है।